वेलकम टू रेलिकस। आई एम राजू कुमार, एसईओ एग्जीक्यूटिव। आज का मॉड्यूल है हमारा ऑन पेज। इसमें हम सीखेंगे कि ऑन पेज के इश्यूज क्या क्या होते हैं, हम उसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उन्हें किस टूल्स का यूज़ करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हम जो इस लेक्चर में हम टूल का यूज़ करने वाले हैं वो स्क्रीमिंग फ्रॉग है हमारा। हम इस टूल का यूज़ करके कुछ एरर्स फाइंड आउट करेंगे, उसके बारे में समझेंगे, फिर इनके सजेशन बनाना भी सीखेंगे, लेकिन वो आने वाले वीडियोज़ में और प्रैक्टिकल के साथ। तो इसी तरह स्कीमिंग फ्रॉग की तरह AHREF भी है, शैमरस है, जिसमें आप अपने प्रोजेक्ट को रन करके देख सकते हैं और उसमें वो एरर्स बताते हैं। तो हम कैसे प्रोजेक्ट को ऐड कर सकते हैं, एरर फाइंड करेंगे, इसके वीडियो भी हम देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तो ये कुछ एरर्स हैं, जैसे मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, इमेज टैग्स, H1 H2 मिक्स कंटेंट, इनसिक्योर कंटेंट, इस टाइप के एरर है जो स्क्रीमिंग फ्रॉग से हम चेक करेंगे हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली अब सबसे पहले समझते हैं ऑन पेज होता क्या है। तो किसी भी वेबसाइट, हमने कोई भी वेबसाइट बनाई, उसका एक लैंडिंग पेज जरूर होगा, उसके सर्विसेज पेज भी जरूर होंगे, उसके ब्लॉगिंग पेज भी होंगे। तो इन पेजेस पे जो भी इश्यूज आते हैं, जैसे कि प्रॉपर प्रॉपर इमेजेस ना होना, जैसे हमने देखा कि जैसे हर पर्सन का एक अपना नाम होता है, आइडेंटिटी जो कि उसकी आइडेंटिटी होती है, इसी तरह हर इमेज की एक आइडेंटिटी होती है, उसका एक नेम होता है जिसे हम ऑल्ट टेक्स्ट कहते हैं। अगर ये मिसिंग है तो इमेज को गूगल आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। और गूगल के जो बोट होते हैं वो यही लैंग्वेज समझते हैं कि उनका उनको हर एक हमें सिग्नल देना पड़ता है हर एक चीज़ के लिए। हर एक पेज का अपना H1 होता है, H2 होता है, मेटा टाइटल होता है। अगर आप इस टैब के ऊपर होवर करेंगे तो आपको मेटा टाइटल दिख जाएगा। एक गूगल क्रोम का एक एक्सटेंशन है जिसे हम डिटेल्ड एसईओ कहते हैं। तो आप इसे इंस्टॉल कर ले गूगल पे। अब इस क्लिक करने के बाद इस पर्टिकुलर पेज का टाइटल, उसका मेटा डिस्क्रिप्शन, उसका यूआरएल, अगर ये वो कैनोनिकल है या नहीं है, कैनोनिकल क्या होता है हम ये इशू भी देखेंगे। इसके सारे इस इशूज को ये यहीं पे बता देता है। तो ये एक्सटेंशन डिटेल्ड एसईओ आप इसे जरूर इंस्टॉल कर ले, ये आपको प्रॉपर वे में बता देगा। तो ये कुछ इशूज हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देखिए ये रेड है, तो इसका मतलब ये एरर है, हमें इसे सही करना चाहिए। तो हम ये सारे इशूज चेक के बारे में हम जानेंगे और इसे कैसे फिक्स करेंगे वो भी देखेंगे हम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम स्क्रीमिंग फ्रॉग, ये सॉफ्टवेयर फ्री होता है, 500 यूआरएल तक क्रॉल कर सकते हैं आप इसमें। उसके बाद क्रॉल करने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। तो आप क्या करें, जिस प्रोजेक्ट को भी आपको चेक करना है उसके यूआरएल को कॉपी करें और यहाँ पे इस सेक्शन में उसको पेस्ट करें। उसके बाद स्टार्ट कर दें, ये उस वेबसाइट को क्रॉल करना शुरू कर देगा। उस वेबसाइट पे जितने भी पेजेस हैं वो सबको ये क्रॉल करके दिखाएगा। यहाँ पे इसने क्रॉलिंग स्टार्ट कर दी है, जब 100% जब तक नहीं होता हम तब तक वेट करेंगे। अब तब तक ये कुछ इसके सेक्शंस हैं जहाँ से आप रिपोर्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब कुछ सेटिंग्स करनी पड़ती है, एक बार ये वेबसाइट को क्रॉल कर ले तो उसके बाद मैं आपको सेटिंग भी बता दूंगा कि आपके लिए कौन सी सेटिंग इंपॉर्टेंट है और कौन सी सेटिंग करनी चाहिए आपको। तो ये क्रॉल 100% हो चुका है। अब हम इसके एरर्स देखते हैं। तो जो सबसे पहला एरर है हमारा वो मेटा टाइटल। अब ये मेटा टाइटल होता क्या है, हर एक पेज का एक नाम होता है, जिस नाम से वो आइडेंटिफाई किया जाता है, जिस नाम से वो रैंक करता है गूगल पे। इसमें हमारे प्रॉपर कीवर्ड होते हैं, जो हमारा फोकस कीवर्ड होना चाहिए। टाइटल हमारा कुछ ऐसा होना चाहिए जो हमारी उस पर्टिकुलर पेज को प्रॉपर डिफाइन कर सके और जो बाकी हमारे कंपटीटर है उनको वो आउट रैंक कर सके, वो यूजर फ्रेंडली हमेशा होना चाहिए। तो ये हमारा पेज टाइटल होता है। पेज टाइटल के क्या क्या इश्यूज होते हैं हम वो भी देखेंगे। तो हम आते हैं स्क्रीमिंग फ्रॉग में। यहाँ पे एक अपना सेक्शन बना होता है पेज टाइटल का। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें कुछ सेक्शंस देता है, जैसे कि यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इस फिल्टर के सेक्शन पे तो ये कुछ टाइप के इश्यूज हैं जो ये हमें डिफाइन करता है कि पेज टाइटल में अगर हम मिसिंग पे क्लिक करें तो ये दो पेजेस हैं जिसका पेज टाइटल मिसिंग है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको कॉपी करते हैं, हम इसको चेक करते हैं कि ये पेज है कौन सा। हमने इसे गूगल पे सर्च करा, गूगल पे सर्च करने के बाद जैसे मैंने बताया था, आप गूगल का ये क्रोम एक्सटेंशन डिटेल्ड एसईओ एक्सटेंशन इंस्टॉल कर ले। इंस्टॉल करने के बाद जब हमने इस पर क्लिक करा तो ये दिखा रहा है पेज टाइटल हमारा ये मिसिंग है। अब मिसिंग होने का मतलब क्या, इस पेज की कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं है, गूगल इसे आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएगा। अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा तो इसे हमारे यूजर्स को भी दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड, यहाँ पे दिखा रहा है मेटा डिस्क्रिप्शन भी इसका मिसिंग है। तो ये दो एरर्स है जो हमें फिक्स करने होते हैं। और तो ये दो पेजेस थे, हम इस पर डुप्लीकेट पे क्लिक करते हैं
तो कुछ ये पेजेस हैं जिनके मेटा टाइटल डुप्लीकेट हैं। जैसे कि हम क्लिक करते हैं एड्रेस पे। अब एड्रेस पे क्लिक करने के बाद हम इसे कॉपी करते हैं, हम इसे गूगल पे सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद हम इसका मेटा टाइटल देखते हैं। इसका मेटा टाइटल है क्या? इसका मेटा टाइटल है गेट दी प्री प्रिंट टिप्स फ्रॉम प्रोफेशनल एमजी पेंटिंग। ये अब ये मेटा टाइटल आपका यहाँ पर भी शो हो जाता है। अगर हम यहाँ पे साइड में क्रॉल करें तो ये इसका मेटा टाइटल 1 है जो दिखा रहा है ये। अब एक और चीज, आप इस पे क्लिक करें और नीचे के सेक्शन में आए, नीचे आपको एक दिखेगा यहाँ पे इन लिंक। अब ये इन लिंक वो पार्ट होता है जो ये बताता है कि ये यूआरएल एक्चुअली में जनरेट कहाँ से हो रहा है। अब ये पर्टिकुलर अगर हम देखें तो ये जो यूआरएल है ये यहाँ से जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तो अगर आपको पता करना है कि जो यूआरएल्स आपके एक्चुअली में एरर किस यूआरएल से जनरेट हो रहा है, तो आप इन लिंक पे जाए। इन लिंक पे ये बता देगा कि यूआरएल्स कहाँ कहाँ पर किस किस पेजेस पे प्रेजेंट है। तो हम देख रहे थे डुप्लीकेट यूआरएल्स, तो पहला पेज ये है जहाँ पे अगर जिसका हम टाइटल देखें तो ये सेम है। वही सेकंड ये पेज है हमारा, इसका टाइटल भी सेम है। तो इससे ये एक मेजर इशू होता है कि हमारे दो पेज अलग अलग तो पेज हैं, लेकिन हमने दोनों का नाम एक ही रख रखा है। जैसे कि हम मान लेते कोई आपका कोई फ्रेंड है, दो फ्रेंड है, दोनों के नाम अमित है। अगर आप कॉल करेंगे, आप किसी फर्स्ट पर्सन को बुलाना चाहते हैं लेकिन सेकंड वाले का नाम भी अमित है, तो आप उसे कॉल करेंगे तो चांसेस है कि दूसरा जो सेकंड पर्सन है वो भी आए, तो इससे कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो गूगल क्या करता है, गूगल ऐसे कंफ्यूजन को हटाने के लिए क्या करता है, दोनों पेजेस को ही गूगल से हटा देगा और डी इंडेक्स पे डाल देगा, तब तक कि आप इसे फिक्स ना करें। और एक बार डी इंडेक्स पे चले गया और अगर ये वैसे पेजेस हैं जो कि हाईली सेल्स जनरेटिव है, तो आपका काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है, आपके क्लाइंट का नुकसान हो सकता है। तो इसलिए हमें ये इश्यूज फिक्स करने चाहिए। फिर और ओवर 60 कैरेक्टर, अब जो हमारा टाइटल का आइडियल लेंथ है अकॉर्डिंग टू गूगल वो 60 कैरेक्टर का होना चाहिए मिनिमम, मैक्सिमम 60 कैरेक्टर का। क्यों? क्योंकि अगर हम सब पे देखें, हम जैसे इसी को सर्च करते हैं साइट कॉलन, हमने इस पेज का सर्च करा तो यहाँ पे देखिए ये प्रॉपर टाइटल हमारा यहाँ तक आ रहा है ये। अब यहाँ पे जो हमारा एक्चुअल में टाइटल तो वो पूरा का पूरा शो हो रहा है, लेकिन हम कुछ ऐसे पेजेस उठाते हैं जिसका टाइटल ओवर 60 है, तब हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि उसमें क्या इशूज आते हैं। हमने वो पेज कॉपी करा जिसका ओवर 60 आ रहा था, हमने यहाँ पेस्ट करा और इसको सर्च करते हैं। तो हम यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं पेज टाइटल का, कि कुछ मैंने एक क्वेरी गूगल पे सर्च करा है, जैसे कि हाउस पेंटिंग रॉकलैंड काउंटी। अब सर्च करने के बाद अगर जो हमारा पहला टाइटल आ रहा है द बेस्ट 10 पेंटर्स इन रॉकलैंड काउंटी न्यूयॉर्क येल्प, ठीक है, हम इसे भी देखते हैं, इसे भी देखते हैं, इसे भी देखते हैं, इसे भी देखते हैं और इसे भी देखते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे देखिए ये 3 डॉट आने शुरू हो गए हैं। अब ये 3 डॉट क्या बताता है कि ये टाइटल हमारा इतना बड़ा था कि गूगल ने सिर्फ 60 कैरेक्टर तक ही इसे गूगल पे दिखाया, सब पे दिखाया, और बाकी 60 से जो एक्सीडिंग हो रहे थे उन्हें उसने डॉट डॉट करके रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये एक गुड साइन नहीं होता है, तो इसलिए हमें रिकमेंड किया जाता है कि जो हमारा टाइटल हो वो मैक्सिमम 60 कैरेक्टर तक हम बना लें, ज़्यादा से ज़्यादा 65 से एक्सीड ना करें। फिर जो सेकंड इशू होता है वो हमारा होता है बिलो 30 कैरेक्टर। अगर कोई ऐसे पेजेस है जिनका टाइटल हमारा 30 कैरेक्टर से लेस देन है, तो उसे भी फिक्स करना चाहिए। अब इतना शॉर्ट भी नाम ना रख दे कि उसे वो टाइटल डिफाइन ही ना कर पाए हमारे पेज को। तो इसलिए जो हमारा टाइटल होना चाहिए वो बिटवीन 45 to 60 कैरेक्टर का होना चाहिए कि वो हमारे उस प्रॉपर पेज को डिफाइन कर दे। तो ये कुछ इशूज थे। अब एक और इशू होता है मल्टीपल का। अब मल्टीपल क्या होता है कि एक ही टाइटल हमारा काफी सारे पेजेस में रिपीट हो रहा है। फिर या ये भी हम कह सकते हैं कि एक ही पेज में जो टाइटल है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो ये एक डुप्लीकेसी क्रिएट कर देता है। तो ऐसे एरर्स को भी गूगल क्या करता है, ऐसे एरर्स के चलते उस पेज को डी इंडेक्स कर में डाल देता है, क्योंकि वो खुद ही कंफ्यूजन है, खुद ही कंफ्यूज है। और अकॉर्डिंग टू गूगल एक पेज का एक ही टाइटल हो सकता है, यहाँ पे दिखा रहा है ये इस पेज का 2 टाइटल है। हम एक बार चेक कर लेते हैं, हम इस यूज को देखते हैं प्रैक्टिकली कि कैसे ये 2 दिखा रहा है। तो हम इसको यूआरएल को कॉपी करेंगे, हम जाएंगे गूगल पे, गूगल के पे जाने के बाद हमने इसको इंटर करा। अब हम इसके बैकएंड से चेक करेंगे कि कैसे डुप्लीकेट दिखा रहा है। तो बैकएंड से जाने के लिए आप राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद इंस्पेक्ट पे जाएं। अब इंस्पेक्ट के बाद जाने के बाद इसका बैकएंड का पैनल खुल जाता है।
यहाँ पे आप करें कंट्रोल F करने के बाद यहाँ पे आप टाइटल को सर्च करें। अब यहाँ टाइटल जैसे ही मैंने सर्च करा तो आपको यहाँ एक येलो कलर का टाइटल दिखा, ये एक टाइटल हो गया। अगर मैं इसको दूसरी बार इंटर मारता हूँ तो यहाँ देखिए ये दूसरा टाइटल भी दिखा रहा है। ये एक एरर है क्योंकि एक पेज में सिर्फ एक ही टाइटल हो सकता है। ठीक है, तो ये एक इशू है जो हमें फिक्स करने की नीड है। तो इस तरह आप चेक कर सकते हैं कि ये दो टाइटल कैसे दिखा रहा है। तो आप या तो खुद फिक्स कर ले या फिर अपने डेवलपर की हेल्प से फिक्स करवा दें। तो ये हमारा मल्टीपल टाइटल्स था कि एक पेज पे काफ़ी सारे टाइटल्स प्रेजेंट है और गूगल के अकॉर्डिंग सिर्फ एक ही टाइटल होना चाहिए। अब जो सेकंड इशू है वो हमारा आता है मेटा डिस्क्रिप्शन का। अब हम आते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन के कॉलम में, हम यहाँ पे आए, यहाँ पे काफ़ी सारे ठीक वैसे ही प्रेजेंट है, हमने मिसिंग करा तो इन पेजेस के मेटा डिस्क्रिप्शन मिसिंग है। आप वैसे ही जाके जैसे कि हमने मेटा टाइटल का चेक करा था तो आप वैसे ही इनका भी चेक कर सकते हैं कि आपने इंटर मारा, आप या तो मेटा डिस्क्रिप्शन आपका यहीं पे दिखा देगा ये मिसिंग है, यहाँ पे ये मिसिंग है मेटा डिस्क्रिप्शन ये कॉलन, या फिर आप सर्च करके डिटेल्ड एसईओ पे क्लिक करें, वहाँ पे ये दिखा देगा कि मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर भी इस पेज का मिसिंग है। तो यहाँ देखिए मिसिंग है, उसका टाइटल भी मिसिंग है। तो इस तरह से हम एरर फाइंड करते हैं कि हमारे पेजेस में एरर कैसे हम फाइंड कर सकते हैं स्क्रीमिंग फ्रॉग के थ्रू। इसी तरह आप डुप्लीकेट का चेक कर सकते हैं, इन पेजेस के डुप्लीकेट है मेटा डिस्क्रिप्शन, वो आप फिक्स करें, रिकमेंडेशन बनाएं। इसी तरह ओवर 155 बिलो 70, तो इस टाइप के इशू आप फिक्स कर सकते हैं। तो सेकंड फिर आता है इमेज टेक्स्ट। अब इमेज टेक्स्ट यहाँ पे इमेज का एक कॉलम बना है, हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये कुछ इमेज से रिलेटेड पॉइंटर्स हैं जैसे ओवर 100 KB। अब ओवर 100 KB क्या, अगर ओवर 100 KB है तो वो क्या करेगा, वो वेबसाइट के लोडिंग स्पीड पे इम्पैक्ट करेगा, वेबसाइट की लोडिंग स्पीड बढ़ेगी जो कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। वेबसाइट जितनी जल्दी लोड हो सके, जितना कम हो, आइडियली गूगल के अकॉर्डिंग मैक्सिमम 3 to 5 सेकेंड होना चाहिए या फिर 3 सेकेंड होना चाहिए। अगर इससे ऊपर हो रहा है तो इमेजेस का इशू आ सकता है कि हम काफ़ी हैवी साइज की इमेजेस को यूज़ कर रहे हैं, तो इस फिर नीड आती है कि हम इमेजेस को कॉम्पैक्ट करें। फिर मिसिंग ऑल टेक्स्ट, अब इन इमेजेस के नाम नहीं है, हम इसका भी चेक कर लेते हैं। हमने इसको कॉपी करा इमेज को, हम यहाँ पे सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद हम डिटेल्ड एसईओ में जाएंगे, यहाँ पे टाइटल मिसिंग है, इसका मेटा डिस्क्रिप्शन मिसिंग है, तो मतलब हमारा ऑल टेक्स्ट मिसिंग है। तो हमें इसकी नीड है कि हम इसका सजेशन बनाएं क्योंकि इमेज ऑल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है इमेज के आइडेंटिफिकेशन के लिए। फिर हमारे इशू आते हैं H1। अब H1 क्या होता है, अगर हम कोई भी पेज, कोई भी हमारा सर्विस पेज है, ठीक है, जैसे हमारा ये एक पेज है, हम एक और गूगल का एक्सटेंशन बता रहा हूँ एसईओ मिनियन, आप इसको इंस्टॉल कर ले, ये पूरे पेजेस का एनालिसिस करके हमें डिटेल में दिखा देता है। जैसे कि मैंने ये इंस्टॉल करा, फिर एनालिसिस ऑन पेज एसईओ, हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारे पूरे पेजेस के बारे में बता देता है कि टाइटल क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है। ठीक है, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये इस सेक्शन के लिए हमारे हेडिंग को प्रॉपर वे में बता देता है। अब H1, H3, H4, 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 यहाँ पे H2 मिसिंग है। ठीक है गाइज, तो H2 भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है H1 के बाद। हमारा किसी भी पेज का बाय डिफॉल्ट टाइटल H1 होता है जो कि गूगल के लिए होता है, लेकिन जब हम पेजेस की बात करते हैं तो वहाँ पे H2 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है गूगल के लिए, क्योंकि वहाँ पर भी कीवर्ड इंसर्ट हमें कराना जरूरी होता है। तो जो हमारे यहाँ पे इश्यूज था वो क्या था, हम H1 चेक कर रहे हैं तो H1 हमारा होता क्या एक्चुअली में। H1 हमारा उस पेज का, किसी भी पेज का, चाहे सर्विस पेज हो या ब्लॉगिंग पेज हो, उसका जो टाइटल होता है बाय डिफॉल्ट उसको हम H1 कहते हैं। तो ये गूगल की रैंकिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है क्योंकि हमारे उस पेजेस को आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है गूगल की रैंकिंग के लिए। जैसे कि मैं सर्च करूँ हाउस पेंटिंग रॉकलैंड, अब ये कीवर्ड सर्च करने के बाद ये जो सर पे आ रहे हैं ये हमारे टाइटल है और इन्हीं को हम H1 कहते हैं। ये रैंकिंग के लिए बने होते हैं गूगल के लिए। तो अब इनमें भी इश्यूज क्या होते हैं, मिसिंग, इन पेजेस की मिसिंग है। डुप्लीकेट, यहाँ पे डुप्लीकेट नहीं है लेकिन कुछ पेजेस के हो सकते हैं डुप्लीकेट। फिर ओवर 70 कैरेक्टर नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो इसे कोशिश करें लेस देन 60 रखे टाइटल को। ठीक है, फिर H2 आते हैं। H2 सेकंड इंपॉर्टेंट हेडिंग होती है किसी भी पर्टिकुलर पेज के लिए। जैसे कि मैंने कहा था कि H1 हमारा टाइटल होता है बाय डिफॉल्ट, सेकंड अगर हम चेक करें तो इस पेज का H2 मिसिंग था। ठीक है, लेकिन अगर हम कोई और पेज खोले जैसे रॉकलैंड काउंटी बोलते हैं हम, यहाँ पे हम चेक करते हैं
इस टेक्स्ट का, अगर किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट का आपको चेक करना तो आप इसे सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करें। यहाँ पे आपको दिखा देगा इसका हेडिंग टैग क्या है, इसका इसकी पूरी डिटेल बता देगा। जैसे ये H1 है, यहाँ पे देखिए, तो ये हमारा H1 है, ठीक है। अगर मैं अब मैं इसका देखता हूँ एक्सप्लोर आवर्ड रॉकलैंड का, ये देखिए मेरा ये H2 टैग में आ रहा है। तो H2 टैग सेकंड इंपॉर्टेंट हेडिंग होती है उस पेज के लिए, जो उस पेज को आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है यूजर के लिए, जब यूजर उस पेज पे क्लिक करके अंदर आ जाता है। तो इसमें भी हमारा कीवर्ड इंसर्ट होना चाहिए। तो इसमें क्या इश्यूज होते हैं, मिसिंग, डुप्लीकेट, ओवर और मल्टीपल। मल्टीपल में सेम जैसे हमने चेक करा था कि एक ही पेज में काफी सारे H2 हो सकते हैं, वो अलाउड है, लेकिन वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। सेम पेज पे दो H2 सेम नहीं होने चाहिए सेम नेम के, या फिर दो अलग अलग पेज के सेम H2 नहीं होने चाहिए। तो ये कुछ इश्यूज हैं। यहाँ पे H1 में भी सेम वही है, ठीक है। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं H2 की। अब H2 में भी सेम यही आते हैं जैसे कि H1 में थे, मिसिंग, डुप्लीकेट और ओवर 70 कैरेक्टर। तो आपको ये इश्यूज फिक्स रखने हैं। फिर आते हैं मिक्स कंटेंट। अब मिक्स कंटेंट एक्चुअली में होते क्या है। अब मिक्स कंटेंट होते हैं कि हमारे वेबसाइट पे कुछ ऐसे पेजेस होते हैं जिन पे सेम टू सेम कंटेंट पड़ा है, या फिर हमने किसी और वेबसाइट से कंटेंट कॉपी किया और वो हमारा अपने वेबसाइट पे चिपका दिया। अब क्या होता है, अब ये डुप्लीकेट कंटेंट बन जाता है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं मिक्स्ड कंटेंट एरर। तो हमें कोशिश करना है कि जो हमारे वेबसाइट पे कंटेंट पड़ा है, जो हमारे हर एक पेजेस पे पड़ा है, वो यूनिक हो, वो सिर्फ उसी पेज के लिए को डिफाइन करे जिस पेज के लिए वो कंटेंट लिखा गया है, वो किसी और से कॉपीड ना हो, वो 100% यूनिक हो। तो हम मिक्स कंटेंट को भी स्क्रीमिंग फ्रॉग से चेक कर सकते हैं। कंटेंट का कॉलन है, आप यहाँ आएंगे, यहाँ आने के बाद आप एग्जैक्ट डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखा देगा उन पेजेस अगर होंगे तो उन पेजेस की यूआरएल दे देगा जिस पे कंटेंट डुप्लीकेट है। फिर नियर डुप्लीकेट, लो कंटेंट पेजेस, ये पेजेस हैं जिन पे कंटेंट लो है। तो अब लो कंटेंट का भी काफ़ी ज़्यादा इशूज होता है, क्योंकि गूगल में रैंकिंग करने के लिए कुछ कंटेंट हमें चाहिए होता है, हमारे पेजेस पे कुछ कंटेंट होने चाहिए जिसपे हम कीवर्ड को इंसर्ट करेंगे। कीवर्ड इंसर्ट करने के बाद उस पर इंटरनल लिंकिंग करेंगे, लेकिन अगर कंटेंट ही नहीं है तो उस पेज को रैंक करवाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ हम देखें तो इस पर काफ़ी ज़्यादा जो कंटेंट पड़ा हुआ वो काफ़ी लो है। तो कोशिश करें कि कंटेंट पे एटलीस्ट 200 to 300 का कंटेंट हो। अब इसके बाद कुछ और भी तरीके हैं कंटेंट चेक करने के लिए, जैसे कि कुछ वेबसाइट है, मैं उस वेबसाइट के बारे में आपको बता देता हूँ। एक वेबसाइट है कॉपीस्केप, ठीक है। ये हमारे कंटेंट के बारे में बता देता है कि हमारा कंटेंट कहीं से कॉपी है या नहीं है। जैसे कि मैंने ये वेबसाइट का यूआरएल कॉपी करा, मैं कॉपीस्केप पे गया, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपनी वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट कर दूंगा, उसके बाद रन कर देना। अब रन करने के बाद ये कुछ हमें लिस्ट देगा। अब लिस्ट करने के बाद ये कुछ पेजेस है जिसके बारे में उसने हमें बताया है। 5 रिजल्ट फाउंड फॉर पेंटिंग सर्विस कंपनी ऑरेंज काउंटी वेस्टचेस्टर रॉकलैंड। अब हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें कुछ ये डिस्क्रिप्शन बता रहा है कि द पेजेस बिलो हैज 82 वर्ड्स मैचिंग 6% ऑफ द पेज। ये कुछ पेज मैचिंग कर रहे हैं। अब ये इतना 6% इतना इशू नहीं है, लेकिन अगर ये वही 20% 30% हो जाता तो ये काफ़ी ज़्यादा इशू हो जाता, क्योंकि गूगल डुप्लीकेट कंटेंट को वैल्यू नहीं देता, वो स्ट्रिक्ट है इन चीज़ों में, वो आपके वेबसाइट के ऊपर पेनल्टी भी लगा सकता है। तो इसलिए हमेशा चेक करें कि जो भी कंटेंट आपकी वेबसाइट पे पड़ा है वो किसी से कॉपी ना हो। यहाँ पे अगर हम सोर्स पेज पे क्लिक करें तो ये सोर्स बता देगा कि ओरिजिनेटिंग सोर्स कहाँ है, और फिर फाउंड किस पेज पे आपके कंटेंट पाया गया है सेम, ठीक है। तो इस पेज से कंटेंट उठा के इस पेज से चिपकाया गया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आपका कंटेंट डुप्लीकेट ना हो। तो ये भी इनसिक्योर कंटेंट में आता है। फिर इशू आते हैं हमारे यूआरएल्स के। अब जो हमारे यूआरएल्स होते हैं, ठीक है, किसी भी सर्विस पेज के या वेबसाइट के या ब्लॉगिंग पेज के, वो हमेशा यूजर फ्रेंडली होने चाहिए। अब हम यूआरएल के सेक्शन में आएंगे, ये कुछ इश्यूज या कुछ पॉइंटर्स है जो कि हमें बताता है या एरर के बारे में बताता है। अब हमारे यूआरएल्स एक्चुअली में यूआरएल्स का पैटर्न क्या होना चाहिए। अब जैसे कि हमारा ये यूआरएल है, एक्चुअल में
जो यूआरएल होना चाहिए वो हमारा यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, हमारा वेबसाइट का नाम, फिर फोल्डर का नाम, वो किस फोल्डर से या किस डेस्टिनेशन से आ रहा है, फिर लास्ट में उस पेज का टाइटल जो उस पर्टिकुलर पेज को या फिर उस इमेजेस को डिफाइन कर रहा है। तो ये एक प्रॉपर वे होता है इमेज को या फिर किसी पेजेस का यूआरएल को क्रिएट करने का। अब कई पेजेस ऐसे भी होते हैं जिसमें क्वेश्चन मार्क आते हैं, काफ़ी इरेलीवेंट आ जाते हैं, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दिखाऊं तो हम चेक कर लेते हैं। हम्म, तो ये एक एग्जांपल लिया है मैंने कि एक अच्छा यूआरएल, एक गूगल फ्रेंडली यूआरएल कैसा होता है और बैड यूआरएल कैसा होता है। अगर हम इस यूआरएल को देखें तो यहाँ प्रॉपर वेबसाइट का नाम, फिर उसके डेस्टिनेशन का नाम, और फिर लास्ट में उस फाइल का नाम, उस पेज का नाम जहाँ से वो ओरिजिनेट हो रहा है। अब ये कैटेगरी यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। हमें यूआरएल पढ़ के ही पता चल जाता है कि ये किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, ये पेज क्या है और किस वेबसाइट का है। लेकिन यही हम सेकंड देखें तो यहाँ पे नंबर आ जा रहे हैं, कीवर्ड 2, ठीक है, कीवर्ड 3, या तो फिर इस टाइप से हो यूआरएल, ठीक है। तो ये एक यूजर फ्रेंडली यूआरएल होता है। फिर जो हम बैड यूआरएल्स होते हैं वहाँ वो किस टाइप के होते हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, जैसे क्वेश्चन मार्क एंड 3 4 इक्वल टू रेड, ये क्या है, ये पता ही नहीं चल रहा है किस चीज को डिफाइन कर रहा है ये। तो इस टाइप के यूआरएल गूगल फ्रेंडली भी नहीं होते और यूजर फ्रेंडली भी नहीं होते। तो गूगल क्या करता है, ऐसे यूआरएल्स को तुरंत ही डी इंडेक्स करवा देता है, जिससे हमारी रैंकिंग डाउन चली जाती है। तो यूआरएल हमेशा इस टाइप से बनाएं। अगर वर्डप्रेस वेबसाइट यूज कर रहे हैं तो उसमें योस्ट में या फिर रैंक में जाके सेटिंग का ऑप्शन आ जाता है। फिर जो नेक्स्ट इशू है वो हमारा कैनोनिकल यूआरएल्स होते हैं। अब कैनोनिकल यूआरएल्स कैसे होते हैं हम वो चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए आप कैनोनिकल का यहाँ सेक्शन बनाए, यहाँ पे जाएं या कैनोनिकलाइज्ड में जाएं। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं कैनोनिकल का। कैनोनिकल यूआरएल्स एक्चुअली में डुप्लीकेट यूआरएल्स होते हैं जिसमें थोड़े से माइनर चेंज होते हैं। हम एग्जांपल देखते हैं कैनोनिकल यूआरएल्स का, कि हम मान लेते हैं यही हमारी एक वेबसाइट है, ठीक है। अब ये वेबसाइट क्या कर रही है, इस यूआरएल पे ओपन हो रही है। अब लेकिन इस यूआरएल पे ओपन होने के बाद अब यहाँ ध्यान से देखिएगा ये स्लैश आ रहा है इसके लास्ट में, ठीक है। अब स्लैश अगर, ठीक है, अब या फिर DAWW इस टाइप से आ रहा है, ठीक है। या फिर हम ऐसा करते हैं, हम इसका दूसरा एग्जांपल लेके हम देखते हैं। हमने एक ये एग्जांपल लिया, एक ये यूआरएल लिया, 2 यूआरएल लिया। अब यहाँ पे लास्ट में देखिए इस यूआरएल के लास्ट में स्लैश नहीं है। अगर मैं लास्ट में स्लैश लगा दूं, अब यूआरएल को जब मैं ये गूगल पे खोलूंगा, मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। अब मैंने इसे टाइप करा, इंटर करा, इंटर करने के बाद मैंने ये टाइप करा। अब ये 2 यूआरएल है एक ही डेस्टिनेशन पेज के, यहाँ पे स्लैश है, यहाँ पे स्लैश नहीं है। तो हम दोनों को ओपन करके देखते हैं। हम गए यहाँ पे गए, हमने इस यूआरएल को इंटर करा, हम इंटर करने के बाद ये एक पेज खुला। अब सेम मैंने इसको कॉपी करा, मैं गया गूगल पे, मैंने इंटर करा। अब यहाँ देखिए, अब ये स्लैश होने के बाद ये कुछ इस टाइप से खुल रहा है, स्लैश ना होने के बाद ये इस टाइप से खुल रहा है कुछ। तो ऐसे यूआरएल्स जो सेम डेस्टिनेशन के होते हैं, लेकिन अब गूगल की नज़र में क्या होता है, वो डुप्लीकेट माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि गूगल कंफ्यूज्ड है कि एक्चुअल में यूआरएल कौन सा है। तो वो क्या करता है, इसके चक्कर में उस पूरे पेज को ही कैनोनिकलाइज करके डी इंडेक्स करवा देता है। तो इसलिए हमेशा, अगर, अब ये कैसे क्रिएट हो सकता है, मान लीजिए आपने कभी क्रिएट करा ये पेज, अब उसमें कुछ चेंजेस कर दिया आपने उसके टाइटल में। अब टाइटल करने में चेंजेस करने के बाद यूआरएल में भी चेंजेस हो गया। अब लेकिन फ्यूचर में क्या हुआ, अब वो वही पेज आपका रन कर रहा है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, अब वो पहले वाला पेज तो इंडेक्स्ड है, लेकिन जब आपने चेंजेस करा तो वो भी इंडेक्स हो गया। तो इस तरह 2 यूआरएल गूगल के पास चले गए, एक ही डेस्टिनेशन पेज के हैं। तो आपको क्या करना है, आपको जो भी पेज गूगल को बताना है कि हाँ मेरा ये पर्टिकुलर ये वाला बिना स्लैश वाला इम्पोर्टेंट है, तो आपको इसे गूगल को सबमिट करवा देना कि जब भी कोई क्वेरी सर्च करे तो इस पेज पे जाए। तो इस तरह आपका ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। फिर आता है मिसिंग स्कीमा। अब स्कीमा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी वेबसाइट के लिए। क्यों? क्योंकि एक माइक्रो डेटा का फॉर्म होता है। हमें पता है जो गूगल है
गूगल ये टेक्स्ट को अंडरस्टैंड तो करता है, लेकिन किस फॉर्म में? वो गूगल हमेशा टेक्स्ट को कोडिंग यानी इस फॉर्म में अंडरस्टैंड करता है, जो हम बैकएंड में देखते हैं, इस लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करता है। वो डायरेक्ट टेक्स्ट को रीड नहीं कर पाता, वो इस लैंग्वेज में। तो जो हमारा माइक्रो डेटा होता है यानी स्कीमा जिसे हम कहते हैं, वो गूगल को हमारे पेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब हम स्कीमा कैसे चेक करेंगे स्क्रीमिंग फ्रॉग में? तो यहाँ पे सेक्शन आता है जेसन एलडी का। अब यहाँ पे इनेबल नहीं है तो हम इसे इनेबल करेंगे। कैसे? कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, स्पाइडर में गए, स्पाइडर में जाने के बाद एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन में जाने के बाद स्ट्रक्चर डेटा को आप इनेबल कर दें और उसके बाद ओके। अब ओके करने के बाद हमें दोबारा से क्रॉलिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। अब स्टार्ट करने के बाद ये हमारा बता देगा। अब दूसरा तरीका क्या है स्कीमा चेक करने का? अब हर एक पेजेस का अपना स्कीमा होता है, जैसे ब्लॉग का अपना अलग होता है, रिव्यू स्कीमा होता है, ठीक है, फिर ऑर्गेनाइजेशनल स्कीमा होता है, काफ़ी सारे स्कीमा होते हैं। तो हम अगर जैसे मैं इस वेबसाइट का चेक करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा स्कीमा वैलिडेटर पे। ये गूगल का अपना टूल है जिसमें हम स्कीमा को चेक कर सकते हैं। मैंने इस पर क्लिक करा, यहाँ पे हम यूआरएल उस पर्टिकुलर सबमिट कर देंगे। जैसे ब्लॉग का स्कीमा अगर मुझे किसी पेज पे चेक करना है तो मैं उस पर्टिकुलर पेज का यूआरएल उठाऊंगा, यहाँ पे पेस्ट करूंगा, पेस्ट करने के बाद रन टेस्ट। अब इस पेज पे जितने भी स्कीमा होंगे वो सारे दिखा देगा हमें। अब स्कीमा में कुछ एरर्स भी होते हैं, वो हमारे गूगल सर्च कंसोल में दिख जाते हैं, तो हम उसे फिक्स कर सकते हैं, या फिर ये यहाँ पर भी दिखा देगा। अगर कुछ एरर्स है तो वो हमारे स्क्रीमिंग फ्रॉग में भी दिखा देगा। तो इस तरह से स्कीमा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ देखिए ऑर्गेनाइजेशनल स्कीमा क्या होता है कि ये वेबसाइट के बारे में बताता है कि वेबसाइट है क्या, उसका नाम क्या है, उसका यूआरएल क्या है, लोकेशन क्या है। फिर लोकल बिजनेस, ये वेबसाइट किस चीज़ के बारे में है, वेब डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। साइट नेविगेशन, ये हमारे जो भी सर्विसेज हैं, जो भी मेन्यूज हैं, उनको गूगल को रिप्रेजेंट करता है। फिर ब्लॉगिंग स्कीमा लगा हुआ है, फिर एफएक्यू पेज का लगा हुआ है स्कीमा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्कीमा होते हैं जो वेबसाइट पे होने ही चाहिए, तो इस तरह हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी हो गया। अब साइट मैप डॉट एक्सएमएल, अब ये क्या होता है? ये अब एक तो हो गया गूगल हमारे पेजेस पे आया, उसने हमारी वेबसाइट को इंडेक्स करवाया। दूसरा हम क्या करते हैं, एक हम यूआरएल का कलेक्शन बना लेते हैं और गूगल को डायरेक्टली उसे सबमिट कर देते हैं कि हाँ आप हमारे वेबसाइट पे आने की बजाय हम आपको डायरेक्ट दे दे रहे हैं यूआरएल के कलेक्शन, तो आप यहाँ से क्रॉल कर लीजिए। तो वही स्कीम साइट मैप डॉट एक्सएमएल होता है, कलेक्शन ऑफ हमारे वेबसाइट पे जितने भी पेजेस हैं उन सबका। तो अब ये कैसे चेक करें? वेबसाइट की यूआरएल के एंड में साइट मैप डॉट एक्सएमएल क्लिक करें और इंटर मारें, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि वेबसाइट में साइट मैप है या नहीं है। अगर अब जैसे यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ पे वेबसाइट में साइट मैप है, तो ये आपको इस टाइप से शो होगा। जितने भी पेजेस आप सबमिट करेंगे या डेट, उनके नेम आने शुरू हो जाएंगे। जैसे कि लेटेस्ट 16 दिसंबर को हुआ है इसमें सबमिट, और अगर कुछ एरर हो तो वो यहीं पे साइट मैप का एरर शो कर देगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर साइट मैप नहीं है तो आप जनरेट कर सकते हैं। अगर वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो बाय डिफ़ॉल्ट ही साइट मैप जनरेट कर देता है वो, वरना आप साइट मैप जनरेट करने की वेबसाइट भी है, साइट मैप जनरेटर, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये वेबसाइट खुलेगी। आपको कुछ नहीं करना, वेबसाइट का यूआरएल उठाना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना। ये साइट मैप आपको जनरेट करके ऑटोमेटिक ही दे देगा। जैसे यहाँ पे मैंने पेस्ट करा और स्टार्ट कर दिया। अब क्या करेगा, ये साइट मैप को जनरेट करना शुरू कर देगा। तो जब तक ये शुरू कर रहा है हम बाकी चीज देख लेते हैं। अब फिर आता है रोबोट डॉट टीएक्सटी फाइल। ठीक है, ये एक रोबोट डॉट टीएक्सटी फाइल एक तरीके का फायरवॉल सिस्टम है हमारी वेबसाइट का, जो कि हमें अलाउ करता है कि हम कौन से पेजेस को अलाउ करवाएं इंडेक्स होने के लिए, और कौन से पेजेस को हम डिसअलाउ करवा सकते हैं ताकि गूगल उन्हें क्रॉल ना कर सके। जैसे कि कुछ ऐसे पेजेस होते हैं, जैसे साइट कैटेगरीज के पेजेस होते हैं, टैग्स के पेजेस होते हैं, जिसे हम नहीं चाहते गूगल क्रॉल करे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पेजेस नहीं होते। तो हम क्या कर सकते हैं, रोबोट डॉट टीएक्सटी फाइल में जाके उसे डिसअलाउ कर सकते हैं। तो इसलिए रोबोट डॉट टीएक्सटी फाइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर आते हैं 404 पेजेस एरर, कि हमने कभी पेजेस बनाए अपनी वेबसाइट पे, अब बनाने के बाद वो या तो डिलीट हो गए या रेलिवेंट नहीं है, तो हमने उन्हें हटा दिया। अब हटाने के बाद अगर यूज़र कभी फ्यूचर में आया तो वो पेज उसे नहीं मिला। जब नहीं मिला तो वो हमारा चला जाता है 404 एरर। अब वो कहाँ से दिखेगा स्क्रीमिंग फ्रॉग में? आप रिस्पॉन्स कोड में जाएं, रिस्पॉन्स कोड में जाने के बाद क्लाइंट एरर 4x, तो यहाँ पे कोई डेटा नहीं आ रहा। अगर आता तो यहाँ पे वो यूआरएल शो कर देता कि हाँ ये पेज 404 जा रहा है। ठीक है,
तो आप उस पेज का क्या कर सकते हैं, या तो वो पेज बनाए और गूगल को रीडायरेक्ट करवाए उस पेज पे बाय 301, ठीक है, या फिर उस पेज को गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करा दे डी इंडेक्सिंग के लिए। फिर जो नेक्स्ट इशू आता है वो रीडायरेक्शन का इशू आता है। अब रीडायरेक्शन एक्चुअली में होता करते क्यों है, हम जैसे कि कोई जीव 404 पेज चला गया, अब हमने उसका कोई पेज बना दिया रेलिवेंट, ठीक है, अब गूगल पे ये पेज भी इंडेक्स है, जो हमने नया बनाया वो भी इंडेक्स है, तो हम जो 404 पेज है वो बैड इम्पैक्ट डालता है कैसे, हमारा यूजर आया उसे, लेकिन जिस क्वेरी से सर्च करके आया वो उसे नहीं मिला वहां पे, तो वो क्या करता है वहां से बाउंस बैक कर जाता है। अब गूगल इस चीज को बुरा मानता है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम अगर कोई यूजर इस पेज पे आया जो 404 जा रहा है, अब इस पे सर्च आने के बाद हमने क्या करा, हमने नया पेज बनाया, हमने इस पेजेस पे रीडायरेक्शन लगा दिया कि इस पेज पे कोई क्लिक करे तो क्लिक करने के बाद मेरे नए वाले पेज पे चला जाए, ठीक है। अब नए वाले पेज पे जैसे मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे ये एक यूआरएल है, ठीक है, मैं इसे यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, पेस्ट करने के बाद देखते हैं क्या होता है। मैंने यहाँ पे यूआरएल को पेस्ट करा, पेस्ट करने के बाद ध्यान से देखिएगा ये डॉट पीएचपी है, जैसे ही मैंने डॉट पीएचपी से जॉब लास्ट इस वाले पेज पे चला गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने कभी डॉट पीएचपी का पेज बनाया था, अब या तो उसको यूआरएल को हमने मॉडिफाई कर दिया, जब हमने मॉडिफाई करा उससे पहले ही पेज इंडेक्स हो चुका था, जब हमने मॉडिफाई करा तो ये एक नया यूआरएल बन चुका, क्रिएट हो गया, ठीक है। अब नया यूआरएल तो क्या हुआ, गूगल की नज़र में डुप्लीकेट हुआ, तो हमने क्या करा, उस पेज का इस पेज पे रिडायरेक्शन लगा दिया कि जब भी कोई उस पेज पे आए तो उस पेज से वो डायरेक्ट इस पेज पे आ जाए, और इस कोड को हम कहते हैं 301 रीडायरेक्ट। अब ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्यों, क्योंकि ये हमारे जो पेजेस पे 404 एरर पड़े हैं उनको रिड्यूस कर देता है, लेकिन अगर एक ही पेज को कई बार रिडायरेक्ट करवा देते हैं तो ये भी बैड इम्पैक्ट डालता है। तो मैक्सिमम कोई भी एक पेज को 5 बार ही रिडायरेक्ट करवाएं, अगर इससे ज़्यादा हो रहा है तो वो पेज लोड ही नहीं लेगा, और ये भी गूगल की नज़र में फिर बुरा माना जाता है। तो इस तरह ये 301 रिडायरेक्शन पेजेस था, तो हमारा ये साइट मैप जनरेट हो गया, यहाँ देखिए साइट मैप इस तरह आप जनरेट कर सकते हैं। फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, और फिर या तो सी पैनल में, यहाँ और डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, आप डाउनलोड कर लें और सी पैनल में जा के अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरह अगर साइट में आपकी वेबसाइट पर नहीं जनरेट है तो इस तरह आप जनरेट कर सकते हैं। ये कुछ इशूज थे जो हमने देखे स्क्रीमिंग फ्रॉग के, जिसके बारे में हमने समझा क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे हम इन्हें चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई डाउट हो तो अपने प्रोजेक्ट मैनेजर से जरूर पूछें, हम इनका इम्प्लीमेंटेशन भी चेक करेंगे, और बाकी टूल्स जैसे EHREF हो गया, ठीक है, GS गूगल सर्च कंसोल के एरर्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, उनको भी समझेंगे हम आने वाले लेक्चर में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।